आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। दोस्तों, कहते हैं सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्तों, चलिए हम अपने आज नेक्स्ट एसटी करते हैं। एसटी नंबर 9 होगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चनों के आंसर काउंट करके भेजा करो, कितने आंसर आपके सही हैं, ठीक है। इसके कमेंट्स किया करो। देखिए, आज एसटी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर पहले का ए है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप। हरी अप हरी अप हरी अप। दीजिए आप लोग आंसर भेजो। पहला क्वेश्चन का आंसर भेजना है। बताइए आप कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही देशव्यापी जब विरोध चल रहा था, उसी समय गांधी जी द्वारा सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया था। और उसी समय क्या किया गया था कि जो आपका सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था, कब, 1919 ईस्वी में, ठीक है। आंसर आपका सी होगा, ठीक है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी। तो आपको पता है शेरशाह सूरी है जो आपका, इसकी मृत्यु जो होती है कि जी कलिंजर का दुर्ग जीतने के लिए जाता है, ये बांदा के पास पड़ता है, ठीक है। तो उसी में गोला घल जाने के कारण बारूद के ढेर में आग लग जाती है और ये अधिक रूप से घायल हो जाता है। और ये बात कब की है, तो 1545 ईस्वी में ऐसा होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1545 में, ठीक है। ये आपको शेर खां की भी उपाधि प्राप्त थी इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पुलकेशन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो आपको पता है पुलकेशन द्वितीय जो था, ये आपके वातापी का चालुक्य था, ठीक है। ये क्या था, वातापी का चालुक्य था, और ये आपका सबसे प्रतापी शासक भी रहा है उस वंश का, वातापी के चालुक्यों में से, ठीक है। आंसर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो आपको पता है अशोक ने जो आपके शिलालेख लिखवाए थे, प्रारंभिक शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखाए गए थे, ठीक है। और इस शिलालेखों में सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जो जाते हैं रॉबर्ट आपके जेम्स प्रिंसिप को इन्होंने पढ़ने में, इनको सबसे पहले पढ़ा था, दिल्ली और टोपरा के जो आपके अभिलेख थे उनको, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो आपको यानी कि एक ऐसी राइटर है जिसने वेदों में कुछ मंत्र हैं उनको लिखे हैं, अर्थात वेदों से हमें इससे ये पता चलता है कि उस समय ऋग्वैदिक काल में भी महिलाओं को शिक्षा अच्छी खासी थी, वहाँ उनको शिक्षा दी जाती थी। उस समय कई प्रकार की महिलाएं थीं जो शिक्षित थी, जिनका नाम था लोपा, मुद्रा, अपाला और गोत्री, ये आपकी बहुत सारी थी, ठीक है। विश्ववारा, ये सारी आपकी थी। उनमें से आपकी एक थी जो लोपा मुद्रा, इनका नाम लिया गया है, ये लोपा मुद्रा थी। इन्होंने ही क्या लिखा है कि उसमें मंत्रों का भी विवेचन किया है या उसको लिखा है। तो इसमें आंसर ए होगा। और जो लोपा मुद्रा थी, जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। कौन थी, अगस्त ऋषि की पत्नी थी। आंसर ए होगा 5 का। नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने पर राजपूत राजा था, अर्थात खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में, कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। और उसमें जो राजपूत राजा था, कौन हारा था, तो राणा सांगा हारा था। कौन हारा था, राणा सांगा। आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इसी युद्ध में जिहाद का नारा भी बाबर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो आपको पता है नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में, कब, 1926 ईस्वी में सरदार भगत सिंह के द्वारा की गई थी। नौजवान भारत सभा, ठीक है, की स्थापना 1926 में सरदार भगत सिंह जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपके, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया।
तो इसमें आपका आंसर होगा टीपू सुल्तान। आप सब लोग जानते हो टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई उस समय ये थे ही नहीं, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती कब, 1799 ईस्वी में। जो आपका 1799 में आपका जो आंग्ल मैसूर चौथा युद्ध होता है उसी में इनकी मृत्यु हो जाती टीपू सुल्तान की, इसलिए ये उस समय थे ही नहीं। जबकि तात्या टोपे भी लड़े थे, है ना, तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में यहीं लड़े थे, और इसके बाद नाना साहब कानपुर से भी ये भी लड़े हुए थे। ठीक है, तो आंसर इसमें बी होगा 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो आपको पता है कि आपका 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ कहाँ था, लखनऊ में हुआ था। किसमें, लखनऊ में हुआ था, और उसी में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए थे। और यहीं पर आपको पता है इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उस समय आपके अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, इसको हम आपके लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था। तो आपको पता है कि एक भारतीय गवर्नर जो भेजा गए थे, ठीक है, तो लॉर्ड माउंटेन, इनको यही काम दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग बांटना है, इनका मेन काम यही था, है ना। तो ये काम और इन्होंने किया भी था। 3 जून 1947 में ये प्रस्ताव भी दिया था इन्होंने। कब दिया था, 3 जून और 1947 को इसका प्रस्ताव दिया था कि ये 2 अलग अलग पृथक पृथक राज्य किए जाएं। ठीक है, तो ये आंसर आपका रहेगा इसका लॉर्ड माउंटबेटन, बी वाला। और इन्हीं की मिसेस थी मिसेस माउंटबेटन, जिनका आपको हम बताते हैं कि अर्थात नेहरू जी और जिन्ना जी के लाइफ में किस प्रकार एंट्री मारी और कहाँ बंटवारा का कारण भी बनी, है ना। आप सब लोग जब मैं क्लास में चर्चा करता हूँ तो हंसते हो कि सर ऐसा भी था, हाँ यही सच था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो आप सब लोग जानते हो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं आपकी विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या सुंदरी वन पाया जाता है। ठीक है, तो डी वाला आंसर 11 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है सुएज नहर किस को जोड़ती है। तो आप सब लोग जानते हो सुएज नहर जो है आपकी, इसका निर्माण 1859 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये लगभग 10 साल में बनकर तैयार हुई, और ये बनने के बाद 1869 तक ये कंप्लीट होके चालू भी हो गई थी। और इसका श्रेय फ्रांसीसियों को जाता है इसको बनाने में। अब पूछा गया सुएज नहर किस को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आंसर ए होगा 12 का। ठीक है, सभी लोग प्लीज़ क्लास को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अंतिम समय है, सबका भला हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक आपका 24 तारीख नज़दीक आ गई है। आप देख रहे हो कि प्रैक्टिस सेट लगभग आपको वैसे ही हैं। जिसने अगर मेरे सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कम से कम 60% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जो इसी बेस पर आधारित होंगे। ठीक है, या यही में से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाएं। देखिए, आप सबसे सरल चीज़ पहले छांट लिया करो। जैसे थार का मरुस्थल आपको पता है भारत में, भारत किसका भाग है, एशिया का, तो ये 4 लगा दो। ए का आपका सी का क्या हो गया, 4 हो गया, तो सी का 4 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में अर्थात डी में, है ना। ऐसे लगा दो, नहीं है पूरा मिला लो। कालाहारी आपको पता है अफ्रीका में है, और आटाकामा मरुस्थल आपको पता है दक्षिण अमेरिका में है, और आपका ग्रेट विक्टोरिया आपका कहाँ पर है, विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो आंसर डी होगा 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप सब लोग जानते हो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, अर्थात वायु एक प्रकार का मिश्रण है, पूछा जाता क्वेश्चन। तो इसमें आपका सर्वाधिक मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की। कितनी है, 78%। कितनी है, 78% नाइट्रोजन है। और जबकि अगर ऑक्सीजन पूछा जाए तो आपकी लगभग 20.8%। कितनी है, 20.8% है, या 21 भी लिखा हो तब भी सही है। ठीक है, और कार्बन की मात्रा कितनी है वायु में, तो कार्बन की मात्रा है 0.03%। कितनी है, 0.03%। ये आपकी कार्बन की मात्रा है, और ऑर्गन की मात्रा है 0.01%। जी आपकी ऑर्गन की मात्रा। तो आंसर इसमें सी होगा, 14 का आंसर सी, सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आप सब लोग जानते हो, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, और ये आपको पता है ये आपकी गुजरात से लेकर स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक? दिल्ली तक। और दिल्ली में जो आपका राष्ट्रपति भवन बना है वो इसी की पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है रायसेन हिल्स। ठीक है, रायसेना हिल्स पर ही बसा हुआ है क्या? राष्ट्रपति भवन। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपको करना है अरावली, अर्थात डी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कि वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन जो है वो आपके अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। किसमें? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन बताया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, और पहला जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे केसी नियोगी जी। कौन बनाए गए थे? केसी नियोगी जी। और अभी आपसे पूछा जाए वर्तमान में कैवा वित्त आयोग का गठन हुआ, तो 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ, और इनके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अभी अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में। ठीक है, और आपके 16 का आंसर क्या हुआ? बी हुआ, केसी नियोगी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है? तो आपको पता है भारत में जो कृषि पर टैक्स लगाया जाता है या प्राइमरी सेक्टर पे जो टैक्स लगाया जाता है, तो वो आपको किस पर? राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया गया है। और राज्य सरकार वर्तमान में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए, तो ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा रही किसानों पर, खेती पर। ठीक है, तो आंसर ए होगा, क्योंकि ये राज्य का विषय है कृषि। ठीक है, कृषि राज्य का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि नई आर्थिक नीति का गठन आपको जुलाई 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। आपको पता है 1991 के पहले भारत में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गिर गई थी और पैसा नहीं बचा था। भारत का जो सोना था वो भी गिरवी रखा गया था। ठीक है, काफ़ी घाटा में जा रहा था उस समय, और उसी समय काफ़ी प्रधानमंत्री भी बदले गए थे, सरकारें गिर रही थी। ठीक है, तभी क्या होता 1991 में एक व्यक्ति आते हैं जिनसे आप गूंगे बोलते हो, है ना, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव उसी समय क्या करते हैं? एक मॉडल लेके आते हैं जिसका नाम है एलपीजी मॉडल लाते हैं, और ये एलपीजी मॉडल ही नई आर्थिक नीति कहलाता है, और इसको लागू किया जाता है। और ये लागू होने के बाद 24 जुलाई 1991 में जब लागू होता है तो 3 तरह से आता है। एल मतलब लिबराइजेशन अर्थात उदारीकरण, और इसके बाद पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन या भूमध्यीकरण या वैश्वीकरण बोलते हैं इसको। ये तीनों हो गया, तो इसका आपका 18 का आंसर होगा डी वाला। ठीक है, 18 का डी। और बाद के दिनों में इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई थी। क्या जोड़ दिया गया था? LPGM जोड़ दिया गया था, जिसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है मार्केटाइजेशन अर्थात बाजारीकरण। ठीक है, तो ये 4 हो गए इस समय। नेक्स्ट है आपका कि उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे? तो आपको पता है पंचवर्षीय योजना आपकी प्रारंभ होती है 1951 से। कब होती है? 1951 से लेके 56 तक पहली रहती है। दूसरी आपको पता है 56 से लेके, है ना, 56 से लेके कहाँ तक होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना? 56 से 61 तक चलती है। तो पहले में जो थे आपके कृषि से संबंधित थे, तो इसमें ज़्यादातर सिंचाई को बल दिया गया था, और दूसरा उद्योगों के लिए था। और इसी के लिए एक मॉडल आता है जिसका नाम था पीसी महालनोबिस मॉडल, और पीसी महालनोबिस मॉडल के आधार पर ही उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भाग रहा है। इसी के माध्यम से कई आपके यानी कि बोकारो था जो आपका, है ना, और उड़ीसा में बनाया गया था। ठीक है, और आपका और भी था, पश्चिम बंगाल में एक बना था। ये सारे संयंत्र खोले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए CBS से जो है बैंकिंग क्षेत्र में यूज होता है, उसका CBS का फुल फॉर्म होता है क्या? कि कॉस्ट, क्या होता है? कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ कोर होता है। ठीक है, कोर होता है, CORE, कोर बैंकिंग पूरा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको ही वो बोलते हैं क्या? अर्थात जो आपका है CBS, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन।
अर्थात इसका मतलब हो गया कोर, तो सी का मतलब क्या होगा, कोर। आंसर कौन सा होगा, ए होगा। आंसर नंबर 1 होगा आपका 20 का ए आंसर। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? तो आपको पता है एक कमेटी बनाई जाती भारत में त्रिपंचायती राज का गठन के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। और इसका गठन कब होता है, 1957 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष जो थे आपके 57 है 57, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति, और इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही क्या किया गया था, त्रिपक्षीय आपके यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई भारत में। और इससे संबंधित 73वां संविधान संशोधन आता है जो आपका 1993 में, और एक अनुसूची जोड़ी जाती है। आपको पता है कि जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो इसी से संबंधित है। तो आंसर ए होगा, 21 का आंसर ए। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय उसकी पीठ है जबलपुर में स्थित है, जबकि उसकी 2 खंडपीठें हैं। एक आपकी कहाँ पर है खंडपीठ, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। जैसे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए कि उच्च न्यायपीठ कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, जबकि उसकी खंडपीठ कहाँ है, तो लखनऊ में है, ठीक है। ऐसे यहाँ उच्च न्यायालय की पीठ जो है आपके जबलपुर में है, खंडपीठ 2 हैं, ग्वालियर और इंदौर। आंसर आपका बी हो गया, 22 का आंसर बी, ठीक है। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है, देखिए यहाँ 23वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, आपको ध्यान से देखना है, या पीडीएफ में क्लियर दिख रहा हो तो उससे भी देख सकते हो। इसमें है 23वां क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में कुल, फिर डैश लगा है, संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जो राज्यसभा सीटों की संख्या पूछी गई है, तो आपको पता है इसमें ऑप्शन दिए गए 11, बी नंबर है आपका 19, और सी नंबर 10, और डी नंबर 1। तो महाराष्ट्र में जो आपकी राज्यसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 19, कितनी, बी आंसर आएगा। अर्थात 19 इसमें राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48 लोकसभा की हैं महाराष्ट्र में। तो आंसर 23 का बी आंसर। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? आपको पता है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे अनुच्छेद 19 में, लेकिन उनमें से अब 6 बचे, एक को हटा दिया गया। तो इसको हटाया गया, उसका नाम है संपत्ति का अधिकार, और उसे हटा दिया गया। अर्थात कब? तो उसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और कब? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन आता है, और हटाकर उसको 300 अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, और कैसा बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया उसको। संपत्ति का अधिकार अब कैसा? कानूनी अधिकार हो गया है, ना ही मौलिक अधिकार बचा अब वो, ठीक है। आंसर डी होगा 24 का। 25वां क्वेश्चन है, क्या है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश पूछे गए, यूनियन टेरिटरीज। तो आप सबको पता है हाल ही में आपको पता है कि एक पहले 19 में बंटवारा हुआ था, अर्थात जम्मू कश्मीर में 2 बनाए गए थे केंद्र राज्य प्रदेश, ठीक है। कौन सा? एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। तो आपके 9 हो गए थे टोटल, लेकिन वर्तमान में अभी एक को मर्ज कर दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर के, और उसमें ही आपका किसको मिला दिया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही एक और मिला दिया गया है आपका, और बना करके आपको क्या हो गया? उनको दोनों को एक ही कर दिया गया है। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई है? वर्तमान में इनकी संख्या 8 रह गई है, ठीक है। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी रह गई? 8। तो इसका ए आंसर होगा, 25 का आंसर ए होगा, क्योंकि आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन है, तारों के टिमटमाने का क्या कारण है? तो आपको पता है तारे क्यों टिमटमाते नजर आते हैं? ये घटना होती है आपकी क्या, कि वायुमंडलीय आपका अपवर्तन होता है, कि वायुमंडलीय परावर्तन होता है, प्रकाश का
परिक्षेपण होता है या परावर्तन होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अपवर्तन की घटना होती है। क्या होती है? अपवर्तन। आंसर डी होगा, अर्थात आंसर डी होगा। ठीक है, जैसे आपकी इसी के कारण छड़ी है जो आपकी वो टेढ़ी दिखाई देती पानी में, इसी के कारण सिक्का ऊपर दिखाई देता है, ये सारी पूछी जाती फिजिक्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो आपको पता है पीतल जो बनता है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता, आंसर ए होगा 27 का। ठीक है, ठीक है, जस्ता को ही जिंक बोलते हैं। ठीक है, ए हो गया 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, पीवी सिंधु किसके, नहीं पीवी सिंधु नहीं लिखा है, लिखा ये आपका पीवीसी अर्थात पॉलीवाइनेट क्लोराइड लिखा है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा बनाई जाती है? तो आप लोग जानते हो कि पॉली हो गया और वाइनल क्लोराइड लगाई है, तो पॉली मतलब बहुत सारी मिलाई जाती है, तो वाइनल क्लोराइड को मिलाया जाता है। आंसर आपका डी है। फुल फॉर्म आती है तो आराम से बता दोगे। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, सही गलत को मिलाना है। आपको विटामिन पूछा गया, बी कॉम्प्लेक्स है। इन विटामिन को हमने देखिए, आपको पिछला एक लेक्चर यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, मेरा पढ़ा हुआ है, जिसमें विटामिन बड़े इजी तरीके से पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, इसमें विटामिन हमने बताया था कि B1 और B2 और B3 ये सारे बताए थे। कॉम्प्लेक्स विटामिन होती है, तो हमने इसके लिए ट्रिक क्या बताई थी? B1 बेरी, B2 कीला, B3 से पीपी पीला, मतलब प्लेग्रा रोग। तो एक तो रोग वाली बताई थी, दूसरी ट्रिक कौन सी बताई थी? B1 थाई। ठीक है, B1 थाई, तो अर्थात क्या है? बी का तीसरा है। B2 राई, B2 के लिए क्या था? राइबोफ्लेविन बताया था। ठीक है, B1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर, B6 के प्यार में, B12 सोई, है ना। ऐसी हमने ट्रिक बताई थी। तो यहाँ पर आपका B1 थाई, B2 राई, राई के लिए राइबोफ्लेविन हो जाएगी, तो ये 4 हो गया। और B1 थाई, B2 राई, B3 के नाक पर निकोटिनामाइड B3 को बोलते हैं। B6 के प्यार में, तो 6 मतलब पायरोडॉक्सिन हो गया। B12 सोई, तो सोई मतलब साइलोकोबालामीन हो गया। तो आराम से मिला लेना, नहीं है वीडियो देख लेना, ट्रिक से बड़ा इजी तरीके से। विटामिन बहुत ही अच्छा चैप्टर बताया गया है आपको, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिला सकते हो B1 थाई, तो B1 के लिए आपकी थाइमिन तीसरा आएगा, इसी से आपका मिल जाएगा। ठीक है, B1 के लिए आपका क्या है? तीसरा है। तो ए का आपका, ए वाले का जो है आपका तीसरा होगा, ए का तीसरा देखो ये वाला है, सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसमें क्या है? हृदय की धड़कन को दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन से लोग निकल के बाहर आते हैं और उन्हें आईसीयू में रखते हैं, तो वहाँ ये मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इसका आंसर होगा आपका हृदय, बी होगा, अर्थात 30 का बी आंसर। नेक्स्ट है आपका 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत इतना, आप क्या करोगे? इनको मान लेना, एक x मानना, दूसरी आपकी 6x ये हो जाएंगी, दोनों मानोगे, x का मान निकलेगा। ये आपका कितना आंसर बनेगा? 102। ठीक है, बी आंसर होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणा का योग इतना है, वह भिन्न है। आप भिन्न मान सकते हो, भिन्न बराबर x मान लो, व्युत्क्रम 1/7 हो गया। इनको आप करोगे गुणांक बना के सब सॉल्व करोगे, तो आंसर आएगा आपका इसमें कितना आएगा? इसमें आंसर आपका बनेगा 11/2। ठीक है, 11 नहीं, इसमें आपका आंसर, हाँ ये 11/2 नहीं है। ठीक है, तो 9 2 7 2 9, 7/2 आएगा, आंसर आएगा 7/2, ये आएगा आपका ए वाला, आंसर आएगा ए वाला। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उल्टा रखोगे 7/2 से चेक कर सकते हो, तो 11/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 33वां क्या कह रहा है कि जो कई लड़कों के आकलन निधि के लिए इतने जुटाए गए हैं, प्रत्येक लड़के के उतने रुपए और जितने लड़के थे उनकी संख्या। देखो आपको पता है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि इसको n × n करते हैं या n² करते हैं, आंसर आपको निकल आता है। तो इसका आंसर आपको निकाल सकते हो, क्या करोगे? ये जिसका आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो आपको पता है 1212 का
आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा 12544। ठीक है, आपको पता है कि n बराबर संख्या होती है n और इंटू n, जब ये हो जाता है तो यही आपका आंसर होगा ए वाला 112। ठीक है, आंसर सी होगा 33 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 34 और ये कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 34 में क्वेश्चन पूछा है ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि हो और बी की आय में 40% वृद्धि हो तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि कितनी होगी। तो आप आराम से दोनों में करोगे, ए की 100 आप 100 मान लेना, बी से 40 अधिक, तो ए बराबर 140 मानना, बी बराबर 100 और दोनों में एक में 25 की वृद्धि करना, एक में 40 की, दोनों ऐड करना, तो इसमें अंतर है तो वृद्धि प्रतिशत पूछा है तो आपका आंसर आएगा 31.25, डी वाला आंसर आएगा। ठीक है, 34 का डी। 35वां क्वेश्चन है एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष तथा प्रथम 3 की, देखो इनका गुणांक करना है, इनका करना, दोनों का ये घटा देना। 26 जब उसमें से घटाओगे टोटल में से तो आंसर इसमें से क्या निकल के आएगा, आंसर निकलेगा 23। तो 23 वाले बचाए, ये आपका आंसर होगा ए, 35 का ए। नेक्स्ट है देवज्ञ का अर्थ है, तो देवज्ञ, ठीक है, देवज्ञ का अर्थ क्या होता है, देवज्ञ का अर्थ होता है, देवज्ञ का मतलब होता है भाग होता है ना, और भाग को, देवज्ञ का अर्थ होता है भाग को जानने वाला, है ना। तो जानने वाला कौन, देव मतलब होता है भाग और देवज्ञ मतलब भाग को जानने वाला, और जब जानने वाला होता है तो कौन जानता है, तो उसको ज्योतिषी जानता है, भाग को जानने वाला ज्योतिषी कहलाता है। बी आंसर 36 का बी। ठीक है, 36 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, लेखक और उसकी कीर्ति के युग्म को कौन सा युग्म गलत है। तो आपको पता है पहला युग्म क्या बोल रहा है, बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा एक यात्रा थी राहुल सात्यायन की, ये तो सही है। नेक्स्ट है सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये भी सही है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर सरपूर्णानंद, ये भी सही है। और दर्शन दिग्दर्शन, ये नहीं है सही, ये अर्थात आपका ये गलत है, ये आपका रामचंद्र शुक्ल का नहीं बल्कि किनका है, राहुल सांस्कृत्यायन जी का, ये भी है आपका दर्शन दिग्दर्शन। ठीक है, 37 का डी है। 38वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको पता है सब लोग जानते आशीर्वाद होता है, ये क्या होता है आशीर्वाद, सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जन्म का शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो आपको पता है पुनः, इसको कैसे लिखेंगे, पुनः और प्लस जन्म, क्या लिखेंगे, पुनः प्लस जन्म अर्थात पुनर्जन्म। तो यहाँ आपका पुनः प्लस जन्म, और पूछा जाए संधि कौन सी इसमें, तो विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीगणेश शब्द का विलोम है, आप लोग जानते हो श्रीगण मतलब प्रारंभ करना और इतिश्री मतलब समाप्त करना, तो ये आपका बी होगा। इतिश्री मतलब होता है समाप्त करना, है ना, और जबकि इति मतलब होता है अथ, इति का जो विलोम होगा वो अथ होता है। ठीक है, तो अलग हो गया, तो इसका आंसर बी होगा 40 का। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का है, और इंग्लिश में पैराग्राफ आपको पढ़ना है। क्या कह रहा है, ही वाज ए वेंडर ऑफ स्वीट्स, ठीक है, वंडर्स ऑफ स्वीट, ही हैड हिज ऑन पेकुलियर मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड डूइंग बिजनेस, मतलब एक कोई बिजनेस है उसके बारे में, जो मिठाई की दुकान है उसके बारे में हिस्ट्री पूरा स्टोरी है, इसको पढ़ना और अर्थ समझना थोड़ा सा। एक दुकानदार है जो कहाँ दुकान लगा है, किसकी, मिठाई की लगा रखी है, और लगाने के बाद वहाँ पर बच्चे आते हैं वहाँ पर ख़रीदने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टी हो जाती तो वो दुकान कम चलने लगती है। ऐसी कुछ हिस्ट्री है, आप इसको पढ़ सकते हो, स्टोरी है। ठीक है, मैंने पढ़ रखी इसको। अब इसके बाद क्वेश्चन है हु वाज मुराली, मुराली कौन था, तो ये आपका मुरली जो आपका था वो कौन था, इसमें लिखा है, तो मुरली एक क्या था, आप आंसर करोगे, एक मुरली जो था इसमें हैं वो आपका कौन था, एक मुरली था आपका, एक आपका वेंडर ऑफ स्वीट्स, क्या था, वेंडर ऑफ स्वीट्स था, अर्थात मिठाई विक्रेता था। कौन था, मिठाई विक्रेता, तो ए वेंडर्स ऑफ स्वीट्स, ये आपका बी आंसर होगा 41 का बी। नेक्स्ट है हु वेयर हिज कस्टमर्स, उसके कस्टमर कौन थे, तो अभी हमने बताए हैं चिल्ड्रंस थे, तो उसके कस्टमर जो थे कौन थे, तो दी चिल्ड्रंस अर्थात बच्चे उसके कस्टमर थे, वही यहाँ लेने आते थे मिठाई। नेक्स्ट है आपका 43 के व्हेन डिड द डिप्रेशंस कम इन द
बिजनेस, यानी कि जब वो आपका क्या हुआ कि जब स्कूल की छुट्टियां यानी हॉलीडेज हो गई, इसके बाद में मूली की मिठाई व्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ा था, तो व्हेन डिड हॉलीडेज कम, यानी कि उसके जो हुई थी उसमें कमी होने लगी थी। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, व्हेन द हॉलीडेज, क्यों हुई थी कमी, व्हेन द हॉलीडेज कम्स। ठीक है, तो आंसर होगा आपका बी वाला। 43 का बी है। 44 कह रहा है द पुटमैन पुट, हाँ ये आपका है 44वां क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पुअर मैन वाज, अब देखिए यहाँ पर आपका पुअर मैन लिया है तो इसके लिए क्या लगाना है, आपको इसको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पर आपका वर्ब दी गई और वर्ब को यहाँ पर आपकी पास्ट फॉर्म भरोगे तो क्या होगा, डिनाइड। ठीक है, डिनाइड बोलेंगे तो डी आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, डिनाइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, अर्थात क्या है, एक पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अर्थात 10 साल का जो आपका समूह है उसको क्या बोलते हैं, तो दशक बोलते हो। दशक को इंग्लिश में बोलते हैं डिकेड, है ना, डिकेड। तो डी आंसर हो गया 45 का डी। नेक्स्ट इसको मिलाना है, देखिए ये क्या है, एक सीक्वेंस बनाना है। तो आपको पता है कि जो सूर्य है उसके सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, तो 1 नंबर इसको, फिर आपका शुक्र है 2 नंबर, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पर, फिर मंगल चौथे पे, और इसके बाद में लास्ट में बृहस्पति है। तो आपका पहले रखना है 5 को, फिर रखना है 3 को। ठीक है, 5 3 1, तो इसमें देखना 5 3 1, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये गलत हो गए, 5 3 1 कॉमन है। इसके बाद फिर आपको चौथे पे रखना मंगल को। ठीक है, तो चौथा रखोगे, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47 क्या कह रहा है, RNOPQ सी, एक गोलाकार मेज में इर्द गिर्द बैठे हैं, आप बैठा लेना इस प्रकार 6 लोगों को। और इसमें क्या कह रहा है, वो सामने बैठे हैं, ON के बाएं ओर बैठा है, जो आपका O है, N बैठा, उसके बाईं ओर कौन बैठा, O बैठा है, और CW के बगल में नहीं बैठा है। एक और कह दिया उससे पहले, RW के बाईं ओर बैठा है, R जो है W के बाईं ओर बैठा है, CW के बगल में नहीं बैठा है। तो पहले ही से आप बना लो, यहाँ थोड़ा सा ऐसे कर लेना आप इसको कि पहला अक्षर पहले ही ले लेना है। पहले कह रहा है RW के बाईं ओर बैठा है, तो W यहाँ बना लो और R इसके बाईं ओर बैठा है। नेक्स्ट कह रहा है जो O के सामने है, अर्थात जो शब्द किसके लिए है, अर्थात W के लिए। तो जो है, जो O के सामने है तो O यहाँ कर दो, W के सामने O बैठा दो, और ON के बाईं ओर बैठा है, तो N का बाईं ओर कौन साइड से होगा, N का बाईं ओर बैठा है, तो आपका N जो है यहाँ है। ठीक है, N के बाईं ओर बैठा है, CW के बगल में नहीं, तो C यहाँ नहीं, तो C यहाँ। अब बचा कौन, Q, तो Q को यहाँ बैठा दो। अब क्या कह रहा है, Q के बाईं ओर कौन बैठा है, Q के बाईं ओर W बैठा है, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 48 में देखिए पेयर बनाना है, बाकी पेयर सेम होंगे, इसमें अंतर होगा। देखिए यहाँ कितने का अंतर है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, पहले में 2 का, फिर 4 का अंतर है, दूसरे में 2 का अंतर है, तीसरे में 2 का 4 का अंतर है, फिर 2 का 4 का, तो इसमें मात्र 2 का अंतर है, ये आपका अलग होगा, बी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कथन कह रहा है पौधे के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है, यानी कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, है ना, तो यही बोलते हैं। इसमें क्या है, निष्कर्ष है पहला, वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। बिल्कुल गलत बात, मानव व्यवहार में काहे के लिए करेगा, वो तो प्लांट के है। वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में, ये भी गलत है, दोनों गलत है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना सेकंड, सी आंसर। ठीक है, सी है। आप क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 में कथन फिर से दिया गया है और कह रहा है कुछ पौधे सब्जी हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ पौधे लेना और उन पौधे में से कुछ सब्जी को बना लेना। कुछ पौधे सब्जी हैं, सभी सब्जियां विटामिन हो, और सभी सब्जियां क्या हैं, विटामिन है। आप निष्कर्ष निकालना, कुछ विटामिन पौधे हैं, बिल्कुल सही बात है, और इसके बाद कुछ विटामिन सब्जियां हैं, कुछ विटामिन सब्जी ये भी हैं, है ना, क्योंकि अंदर की ओर सम का रूल चलता है, बाहर की ओर नहीं चलता, सम और ऑल चलता है यहाँ। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है कोई भी विटामिन पौधा नहीं, भाई है तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, तो पहला और दूसरा अनुसरण कर रहे हैं, बी आंसर सही होगा, 50 का आंसर बी।
नेक्स्ट है आपका 51, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको पता है हाल ही में हमने मंत्रिमंडल पढ़ाया था, इसका वीडियो आप लोग देख सकते हो। मंत्रिमंडल जो बना हाल ही में गठित किया गया है, इसको आराम से आप लोग पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आपको पैट में ज़रूर मिलेगा। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान पहले क्या थे, पेट्रोलियम मंत्री थे, लेकिन अब बदल गए हैं और इनको बना दिया गया कौन सा, कानून मंत्रालय दे दिया। कानून और न्याय मंत्री रविशंकर की जगह इन्होंने ले ली धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव, ये नए बने मंत्री और इन्हें रेल मंत्रालय मिला पीयूष गोयल को हटा करके। नेक्स्ट है किरण रिजिजू जी, ये पहले खेल मंत्री थे, अब इनको मिल गया है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नए बनाए गए हैं और ये आपके किसमें, कांग्रेस छोड़ के इसमें आ गए हैं और इनको मिला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया। तो आप आसानी से इसको मैच कर सकते हो। देखो डी का तीसरा है, डी का तीसरा इसी में मिलेगा, एक में आंसर ए बन जाएगा, देखना आप मिला के, ठीक है। तो आंसर आपका ये आपका ए वाला है इसमें। नेक्स्ट है आपका 52, मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता युगल यूनेक्स स्विस ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। आपको पता है कि स्विस ओपन अभी हुआ, हाल ही में संपन्न हुआ है, ये मार्च में हुआ, 2021 की बात है, मार्च 2021 में संपन्न हुआ है। ये आपका स्विट्ज़रलैंड में हैं संपन्न हुआ और इसमें जो जीत हासिल की थी वो किसने जीती है, तो ये आपकी स्पेन की थी, कैरोलिना मोरिन, इन्होंने जीता था। और किनको हराया था, तो पीवी सिंधु जी को हराकर ये विजय हुई थी, ध्यान रखना। तो आंसर ए होगा 52, जबकि वो विजेता कौन रही थी, पीवी सिंधु रही थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53, अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रेनेड द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है। तो अभी हाल ही में जो आपका 21 अप्रैल में एक सदस्य बना है, कौन, भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रेडिंग द फाइनेंशियल सिस्टम अर्थात NGFS का सदस्य बन गया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक कौन बन गया, RBI बन गया है, ठीक है, RBI इसका सदस्य बन गया है, ठीक। ये आपका पेरिस में इसका मुख्यालय है, इस समूह का NGFS का। नेक्स्ट है आपका जून 2021 में G17 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 विश्व की बड़ी अर्थशक्तियाँ भाग लेती हैं, इनका समूह है और इसका हाल ही में जो संपन्न हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका, तो अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन जो संपन्न हुआ है वो आपका UK या यूनाइटेड किंगडम में हुआ है और उसकी एक सिटी थी जिसका नाम है कार्बिस बे, ठीक है, कार्बिस बे कार्नवाल, यहाँ पर हुआ है बी। और यहाँ पर भारत को अर्थात क्या किया गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को, इन लोगों को बुलाया गया था विशेष आमंत्रण के लिए, ठीक है। तो भारत इसलिए ये चर्चा में, भारत भी इसमें विशेष रूप से बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है जून 2021 में सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्ड्समेंट सिस्टम्स फॉर सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं सैड बोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो इसमें 2021 में भारत का जो स्थान है वो 120वें स्थान पर आया। भारत का स्थान कितना है, 120वां स्थान है, ठीक है, 120वां स्थान इसमें भारत है। जबकि नंबर 1 पर कौन सा है, तो नंबर 1 पर है आपका, इसमें इस आपका शीर्ष पर है फिनलैंड, कौन है, फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड है, ठीक। इसे हजार झीलों की भूमि भी बोलते हैं फिनलैंड को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 56 है, क्या कह रहा है, 56 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 100 यानी कि 56, हाँ, तो 56वां क्वेश्चन क्या कहता है, 56 में कह रहा है वो कि यहाँ पर है कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा। अभी हाल ही की बात है जब यानी कि डगमारा प्रोजेक्ट जो है लागू किया जा रहा है, ये बिहार में है और कोसी नदी पड़ती है उसी पे है, और कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं, आंसर सी होगा, डगमारा परियोजना यहीं बन रही, 56 का सी। नेक्स्ट है 57 मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किया करने की घोषणा की गई है। तो टेम्पल्टन जो आपका पुरस्कार है जो इसमें हाल ही में घोषणा हुई है वो इस बार डॉक्टर जैन गुडाल को मिल रहा है, डॉक्टर जैन गुडाल को मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने में
फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में एक आपका इंटरपोल संस्थान ने यह लॉन्च किया है, इसमें खोए हुए लोगों को पहचान करने की वो है। ठीक है, नेक्स्ट है 59वां क्वेश्चन है, मलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो विश्व का मलाग मेडल पाने वाला अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसको मलाग मेडल दिया गया है। ये आपके अजिंका रहाणे जी हैं, अजिंका रहाणे इनको मिला है, विश्व में पहले हैं। और आपको पता है मलाग मेडल जो है आपका, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉनी मलाग के नाम से दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें पहले मिला है अजिंका रहाणे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया, जिसे संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से भी बुलाया जाता था? तो जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता था गुलाम मुस्तफ़ा खान। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा खान को बुलाया जाता था, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। और ये आपके रामपुर घराने से संबंधित हैं। कहाँ से? रामपुर घराने। आंसर बी होगा 60 का। 61 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको पता है मुद्रा है पड़ोसी देश, और हमने पढ़ाए हैं उनकी राजधानी और मुद्रा और संसद बताई हैं, तो उन्हीं में से है बांग्लादेश। बांग्लादेश का आपको पता है टका है बांग्लादेश का। ठीक है, म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार का क्या है? म्यांमार की यहाँ पर आपका म्यांमार है, तो म्यांमार की आपको पता है कि जो वहाँ है क्यात चलती है, म्यांमार की क्यात चलती है। और मालदीव है आपकी, वहाँ रूफिया चलती है। भूटान में निगुट्रम चलती है। ठीक है, तो आप ध्यान देख सकते हो, ए का तीसरा होगा, ए का सी हो गया, तो 2 तो ये ऑप्शन काट देना। इसके बाद 2 का डी हो जाएगा, म्यांमार क्यात। इसके बाद मालदीव की रूफिया चलता है, 3 का आपका बी हो जाएगा, 3 का बी, आंसर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किस भारतीय राज्य में गमच्छा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो गमच्छा जो सांस्कृतिक प्रतीक है वो भारत के असम राज्य में का सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। गमच्छा किसका? असम का। तो आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ गमछा ना पढ़ लेना, गमच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 63, वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है? ये बुक पूछी गई है, तो ये आपकी सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सुधा मूर्ति क्या है? ये सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है, वाइज एंड अदरवाइज, ये उनकी पुस्तक है सुधा मूर्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? आप सबको पता है, जो आईपीएस की ट्रेनिंग सेंटर है, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। इसका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय पुलिस अकादमी। ठीक है, जबकि आईएएस का जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपका मसूरी में है। ठीक है, ध्यान रखना, मसूरी में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कलिंगर पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा दिया जाता है? तो कलिंगर पुरस्कार आपको पता है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को। और कब से? 1951 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और प्रथम बार ये पुरस्कार 1952 में दिया गया था, 1952 में दिया गया था यूनेस्को द्वारा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो हैं अभी यूनेस्को के बिजोयान हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने इसको स्थापित करवाया था उस समय। ठीक, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 65 का आंसर डी। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 कह रहा है 8 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जो दूरसंचार दिवस पूछा जाता है, तो दूरसंचार दिवस आपका 17 मई को मनाया जाता है ना, 17 मई को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो शून्य मील केंद्र के नाम से जाने जाने वाला नगर है नागपुर। ठीक है, इसको बोलते हैं जीरो मील सेंटर, जीरो मील सेंटर बोलते हैं, ये आपका है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का लोक नृत्य कहाँ है? आपका यक्षगान है। मोहिनी अट्टम आपको पता है केरल का है, कुचिपुड़म आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आप सब लोग जानते हैं गुदई महाराज चर्चित हैं तबला के लिए।
ठीक है। तबला के लिए ये आपके गुदई महाराज चर्चा में रहे हैं और ये आपके बनारस घराने के थे। इनका मेन नाम क्या था, तो इन्हें गुदई महाराज बोलते थे, ठीक है। ये तबला से संबंधित थे, ठीक है। ये आप किस घराने से, तो बनारस घराने से। आंसर होगा ए वाला, तबला। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है, तो भारत भारती जो कीर्ति है वो लिखी गई है मैथिली चरण गुप्त द्वारा, मैथिली चरण गुप्त की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैराग्राफ है हिंदी का, इसको पढ़ना। लोभ चाहे जिस वस्तु का लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपयोग से भी नहीं भरता, ठीक है। इस प्रकार आप पूरा पैराग्राफ पढ़ना, इसके बाद इसके आंसर देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो या पीडीएफ से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 71 कहता है मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है, तो पैराग्राफ के अनुसार आंसर होगा मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय रहता है क्योंकि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, ठीक है। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता, इस कारण। तो 71 का बी हो गया। 72वां क्वेश्चन है गद्यांश का सही शीर्षक क्या है, तो गद्यांश का सही शीर्षक है लोभ और असंतोष, वह है लोभ और असंतोष, सी वाला, 72 का सी। नेक्स्ट है असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है, तो असंतोष जो दुख माना गया है किस प्रकार का, अभाव कल्पना से, ठीक है। अभाव कल्पना से जो उत्पन्न होता है उसी को माना गया है, ठीक। तो इसमें आप आंसर क्या करोगे, डी वाला, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है क्या, असंतोष। नेक्स्ट है आपका, शेयर करिए प्लीज़ आप इसको, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए पीडीएफ और ये वीडियो। नेक्स्ट है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप लोग मिला लेना है, उनमें से आपको एक शब्द नहीं मिलेगा, इसका आपका क्या है, प्रयोग नहीं किया गया, किसका, अभावग्रस्त का, ए वाले का, बाकी सबका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है, तो सात्विक जीवन का अंग जो है वो किसको कहा गया है, संतोष को, संतोष को कहा गया सात्विक जीवन का अर्थ, बी होगा। 75 का अर्थ बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये देखिए फिर से पैराग्राफ है और एक पैराग्राफ आप देख सकते हो, इसमें है आपका स्थूल एवं ब्रह्मा पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। इस प्रकार आप पूरा पढ़ना है इस पैराग्राफ को, इसके बाद फिर से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें आंसर देना है 76वां क्वेश्चन, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, तो इसका आंसर होगा विचारकों की एक विशेषता है कि, विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षा कम होती है, ठीक है। क्या होती है, भौतिक महत्वाकांक्षा कम होती है विचारकों में, ठीक है, जानते हैं वो। नेक्स्ट है भौतिक सुखों पर विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट है आपका सुकरात को अपना काम ना करने दिया जाए तो अनुभव करता है कि, तो वो कैसा अनुभव करेंगे, नहीं करना दिया है तो निश्चित ही वह अनुभव करता है कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है ना, उसे कठोर रूप से दंडित किया गया। आंसर डी होगा 77 का। 78वां क्वेश्चन है मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, तो मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए लुभाते हैं, अच्छे जीवन के लिए, डी होगा। नेक्स्ट है भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते, तो भौतिक लाभ जो होते हैं किन्हें नहीं लुभाते हैं, तो भौतिक लाभ जो हैं रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं लुभाते हैं, ठीक है, डी वाला। 79 का डी है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 फटाक आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी, हरी आप प्लीज़ फास्ट दीजिए आंसर, ठीक है। 80 है। 80वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है, पूंजी का अर्थ क्या है, तो पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ है, इसमें क्या है, पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ है, यही पता चलता है, सी। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए 20 और 20 में से 20 आपको करना है, तो इसमें से पूरे क्वेश्चन हिंदी में और इसमें तो एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए आराम से देख लो इसको, बार डायग्राम दिया गया है ये आपका पूरे, इसमें दिया है दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व, तो आप सबको जोड़ के और इसमें से आपकी कितनी वर्ष हैं, 6 का भाग देना है और जो आपका औसत निकलेगा कितना आपका 468.33, ठीक है, ए निकलेगा 468.33, सी आंसर है। 81 का सी है। नेक्स्ट है 82वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 से 12 में राजस्व कितने प्रतिशत
से कम हुआ दोनों को घटा देना, इसके बाद कम जितनी बचे उसमें जो 12 की वैल्यू है भाग दे के 100 का गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर आएगा 44%। कितना आया, बी आंसर रहेगा, 82 का बी। नेक्स्ट है 83वां क्वेश्चन, वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो दोनों में प्रतिशत निकाल लेना है और आप करोगे यानी कि 400/650 गुणित 100, तो आंसर निकलेगा 61.53%। क्या निकलेगा, 61.53% ए आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है 84, वर्ष 13, 14, 15 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, इनका सबका जोड़ना बटे कुल में रख देना, इंटू 100 कर देना और आंसर जो आपका आएगा, आंसर इसका कितना आएगा 54.09। ठीक है, ये वाला आपका आंसर डी होगा। 84 का आंसर डी है। 85वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वर्ष 2015 और 16 का कुल राजस्व 12 और 13 का कुल राजस्व से कितना अधिक है, तो दोनों को इनका जोड़ के उनको जोड़ के घटा के और आपका नीचे रखना 12-13 वाला मल्टीप्लाई बाई 100, ये करना नहीं, सिर्फ आपको घटाना ही है, कुछ नहीं करना है, आंसर निकल आएगा। इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है। ठीक है, तो घटा दोगे, इसमें आपके 910 माइनस 750 घटाओगे 160 आंसर आएगा। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक है पूरा, इसको देख लीजिए आप, ये दिया गया है। ठीक है, बार ग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ लेना और आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। 86 का क्वेश्चन है कि आपको उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण होने वाले के बीच का अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक है। आप देख सकते हो, पहले ही में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि संख्या है जिसकी कम होगी, आप उसमें अधिक वाले को अगले को करोगे। तो इसमें से आंसर जो होगा 86 का, वो आपका इसमें आंसर करना पड़ेगा किसको, कि जो आपका वर्ष है, वर्ष पूछ रहा है तो कौन सी वर्ष होगा, तो इसमें वर्ष आपकी रहेगी 13 और 14 वाले, तो इतना होगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा 86 जो आपका है, और 86 का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर, यानी कि ये आपका होगा 2015 और 16। नेक्स्ट है 87, 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है, तो आप औसत निकाल सकते हो। ठीक है, औसत निकालोगे सबका योग बटे 5 और निकालोगे तो 90 आएगा आपका आंसर, 90 सी वाला। नेक्स्ट है 88वां क्वेश्चन, पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि जो हुई है किस में हुई है, तो आपका 88 का है, और 88 का आपको निकालना है 20% लगभग वृद्धि जो आपकी निकलेगी। ठीक है, और ये आपकी निकल के आएगी किस में, ए वाले में आएगी, अर्थात 2014 और 15 में पहले ही वृद्धि आ जाएगी यहाँ। ठीक, नेक्स्ट है आपका 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो अनुमानित जो प्रतिशत है वो पूछा गया है, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, ये आपका आएगा लगभग आपका 72.727 आएगा, तो इसको 73 लिख देना। ठीक है, डी वाला आंसर। नेक्स्ट है आपका 90 क्वेश्चन है, 2015, 14-15 और 17-18 के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का, दोनों को जोड़ के दो, दोनों के अलग अलग जोड़ना, दोनों का अनुपात बनाओगे, और जब अनुपात बनेगा तो 90 का जो आपका आंसर रहेगा, 90 का कितना 5:2, बी वाला आंसर आएगा, बी। ठीक है, 90 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से एक आपका दिया गया है, पूरा तालिका दी गई है, और इस तालिका को देखना आराम से, और इसमें सब दिया है, प्लास्टिक है जो आपके यहाँ प्लास्टिक के बल्ले की परसेंटेज, और जो बाकी रहेंगे वो लकड़ी के होंगे। ठीक है, तो ध्यान, जैसे यहाँ 55% प्लास्टिक के हैं तो 45 लकड़ी के होंगे, इतना आपको ध्यान देना है, सबको लिख लेना चाहे लकड़ी के बना के। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में आपको, ठीक है, लेकिन है जी कोई ज़्यादा नहीं है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है। पहला है 91 का जो आंसर रहेगा आपका, 91 का आंसर आ रहा है 72,600। ठीक है, आंसर होगा डी वाला, आपका 91 का डी होगा। नेक्स्ट आपका 92 का क्वेश्चन है, और 92 का आंसर जो आ रहा है कितना आ रहा है 0.061। ठीक है, ये लाभ हो रहा है, तो आंसर बी आएगा। ठीक है, 92 का आंसर बी आएगा। नेक्स्ट है 93, और 93 को पढ़ोगे, इसके बराबर ये मानना, इसके बराबर ये मानना, बस घबराना नहीं है, रखते जाइए, इजी हो जाएगा। आपको बिलात लग रहा होगा तो घबरा जाते हो। और इसका 93 का जो आपका आंसर आएगा, 93 का आंसर आएगा 159500। क्या आएगा 159500, सी आंसर आएगा।
नेक्स्ट है आपका 94 सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए। तो आपको सबको अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा 69 और 1000, ठीक है। ये आपका है पहला वाला, ए वाला आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है 95वां क्वेश्चन, x बराबर v और U तथा t द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के बल्लों का औसत, ये सब दिए गए हैं। और 95 का जो होगा आंसर क्या निकल के आएगा, 95 का आंसर निकलेगा आपका 26,000। 26,000 नहीं है, 26,000 नहीं है, 2,60,000 है, ठीक है। सी वाला होगा 95 का सी। नेक्स्ट है आपका 96 वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत है। तो 96 का इसमें आंसर आएगा 31.9%, ठीक है, 31.9%, डी वाला आंसर। नेक्स्ट है 97वां क्वेश्चन, वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है। तो आप देखना उसका औसत जो निकल के आएगा, औसत निकालोगे तो 41 आएगा, और 41 से कम 2 जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपका 2 इसमें आंसर होगा ए वाला। 97 का आंसर कितना होगा, ए आंसर होगा, 2 जगह इससे कम होगा। नेक्स्ट है 98वां क्वेश्चन है, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन में संबंधित आंकड़ों का कोई पाई चार्ट बना रहे हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हो। हमने जो बताया था आपका कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है, इसी प्रकार आप निकाल सकते हो। और निकालोगे तो इसको आप क्या करोगे, 360/180, तो आपका ये लगभग 2 निकल गया, और 2 हैं और 42, तो 42 निकले, 42 दूनी 84, तो ये आपका आंसर होगा 84, ए वाला आपका इसमें आंसर रहेगा। 98 का ए है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से आप लोग क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दो, ठीक है। ये आपका है, वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन था, वर्ष 2016 में बी और 15 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात। देखो अलग अलग जोड़ के इनका अनुपात निकालना है, और इनका अनुपात जो बनेगा आपका 84:91, इनको काटोगे तो 12:13 आएगा। कितना आएगा, 12:13, ए आंसर आएगा 99 का ए। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कमेंट्स करिए। लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन, ठीक है, सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन सबको जोड़ना है, और उसमें जितनी संख्या है उसका आपको, अर्थात 5 है तो 5 का भाग देना है, तो 185 जोड़ आएगा, 5 का भाग करोगे तो इसका आंसर जब काटोगे तो 37 आ जाएगा। कितना आएगा, 37, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपको एक काम सर के लिए कर देना है कि इसको तुरंत कम से कम 10 लोगों में, या कोई ग्रुप है तो उसमें फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से मिला लेना, इसके क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।